प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पहले से ही पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आ चुका है। और जिन बच्चों ने इस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है, एक बार आप लोग देख लो। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का VBI क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका छूटने वाला नहीं है। तो एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखो और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने तैयारी में और चार चांद लगा लो। तो पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना, पूरा कर मैं दिखलाऊंगा, ये मां से वादा करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के सीरीज को। चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन को लिया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें। रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है अभिकारक तथा प्रतिफल को परिभाषित करें। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन कुछ जो आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो आपको याद होगा, आपने नोट भी किया है। अगर नहीं किया है तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में से जाके वहां से देख सकते हो। ठीक है, हम इस क्लास में उस क्वेश्चन को देखेंगे जो मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद हमारा छूटा हुआ है, कुछ बच्चों का नहीं भी छूटा होगा। अगर वो तीनों पार्ट देख चुके होंगे या तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें। दूसरा क्वेश्चन है अभिकारक तथा प्रतिफल को परिभाषित करें। तीसरा क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को परिभाषित करें। और चौथा क्वेश्चन है संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण को परिभाषित करें। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए हम 2 मिनट का समय लेंगे और इन सारे क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहला जो है हमारा वो है रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें। तो हमने सबसे शुरू में ही इस क्लास को जब स्टार्ट किया था तो उस समय आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसका डिफिनेशन बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखवाया था कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही हम क्या नाम देते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन आए तो ये तो लिख देंगे, लेकिन हमें उदाहरण भी देना होगा, एग्जांपल भी दिखाना होगा हमें। तो यहाँ पे हमने उदाहरण नंबर 1 में ले लिया है कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया। जब यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण होगा। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण होगा। तो ये तो हुआ हमारा रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन। इसके बाद अगर बात करें अभिकारक की, तो अभिकारक के बारे में हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ, लिख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नया चीज बनता है उसे प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकारक कौन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है। तो एरो के इस साइड वाला जो हिस्सा होगा ये हो जाएगा हमारा प्रतिफल। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण का भी डिफिनेशन हमने पहले की क्लास में पढ़ा दिया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। और उदाहरण के रूप में हम लोग एक रिएक्शन जरूर दिखाएंगे अगर डिफिनेशन लिखने की बात आए तो। इसके बाद हमने रासायनिक समीकरण का 2 प्रकार भी बताया था, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इस चीज को अगर हम लोग देखना चाहे तो संतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन क्या होगा, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग अभिकारक देख रहे थे और प्रतिफल देख रहे थे, उसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो वो जो रासायनिक समीकरण होगा उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो डिफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हो, क्योंकि यहां ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज के क्लास आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम टारगेट रखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कंप्लीट करवाया जाए। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण का क्या हो जाएगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ
तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहां पे असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का अगर डिफिनेशन देंगे तो वहां संतुलित रासायनिक समीकरण को ही लिखेंगे। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो संतुलित करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। पांचवा क्वेश्चन आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पांचवा क्वेश्चन क्या है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। और 6 नंबर क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत क्या है। इन दोनों टॉपिक को हमने पढ़ाया है, फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं। आइए, तो यहां पे जो क्वेश्चन है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसका आंसर हमने पहले की क्लास में बताया था। वहां से देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या क्या लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है तो वहां पे उसे आप जवाब दीजिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत में यह चीज कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रहा है तो वहां ना द्रव्यमान का एक्स्ट्रा द्रव्यमान आएगा और ना ही निर्माण होगा। तो इसी कारण से हम लोग अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ जो तत्व भाग लेते हैं उनके परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देते हैं। ये हमारा परफेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें जानना जरूरी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। एक उदाहरण दे। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि अभिक्रिया के लिए उसे उष्मा चाहिए, उसे हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर से इसको नोट करना। नोट करने के बाद इसको हम लोग जितना बार, एक बार में नहीं याद होगा, दूसरी बार बोलेंगे, दूसरी बार में नहीं याद होगा, तीसरी बार बोलेंगे, यानी कि बोल बोलकर हमें याद कर लेना है। क्या बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, तो उस अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर से डेफिनेशन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे N2 प्लस O2, नाइट्रोजन N2 और O2 के बीच में जब अभिक्रिया कराएंगे तो वहां उष्मा की जरूरत होगी, तो प्लस में उष्मा देंगे और तब जाके NO का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा है उष्माक्षेपी। एक बार फिर से, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का अवक्षेपण यानी होता है उष्मा बाहर निकलता है, यानी कि दो या दो से अधिक चीजों का रिएक्शन करवाएंगे तो उष्मा प्रतिफल की तरफ क्या होगा, उष्मा निकलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और भी क्वेश्चन है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे आ जाएगा श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे कि श्वसन के दौरान क्या होता है, तो श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है। भोजन क्या होता है, विघटित होता है, टूटता है, यानी कि वह उपचयित होता है। और जब इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज आप लोग जान लेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई रिएक्शन दो चीजों के बीच में करा रहे हैं, अगर इसके रिएक्शन होने के लिए हमें इधर उष्मा देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा, तो ये क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। मान लीजिए कि हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं और कोई चीज बन रहा है, लेकिन वहां जरूरत है बनाने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए उष्मा का, ऊर्जा का, तो वो कहलाएगा उष्माशोषी अभिक्रिया। उसी तरीके से कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जहां A और B रिएक्शन करके नया चीज तो बनाता है, लेकिन उसके अलावा वहां से उष्मा या ऊर्जा निकलेगा। तो वैसे ही श्वसन में क्या होता है, श्वसन में देखिए, श्वसन में जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के पाचन के फलस्वरूप जो भोजन पच के शरीर में जाता है, वो हमारे शरीर के बाद हमारे विभिन्न कोशिकाओं में वितरित कर दिया जाता है। किसके रूप में जाके संचित रहता है, तो ग्लूकोज के रूप में।
अब वो ग्लूकोज को जो हम लोग सांस लेंगे तो सांस में फेफड़े के द्वारा अंदर जो ऑक्सीजन है उस फेफड़े से हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को उठाकर सारी कोशिकाओं में वितरित कर देगा। तो क्या हुआ, CO2 यहाँ पे ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन आया और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको तोड़ने का काम करेगा, और जब तोड़ेगा तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा H2O और उसके साथ साथ ऊर्जा का निर्माण होगा। तो देखिए यहां प्रतिफल की तरफ ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तो श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसको याद कर सको। चलिए आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारा आ सकता है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका पूछ सकता है यहां पे कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें। और आप जानते हो कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमने पढ़ाया है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, इसका डेफिनेशन आ जाए, या तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का डेफिनेशन आ जाए, या तो विस्थापन अभिक्रिया आ जाए, या द्विविस्थापन अभिक्रिया आ जाए। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या होता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। अगर लिख सकते हो तो लिखो, अगर लिख सकते हो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है तो इसका डेफिनेशन नोट करो। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, तो इसका डेफिनेशन हमने लिखाया था कि वह है क्या, संयोजन या संश्लेषण वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या बोला कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, संयोजन यानी कि संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है, और वो मिलकर क्या कर रहा है, अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। डेफिनेशन लिखने के साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ ये एग्जाम्पल जो है उदाहरण जरूर देंगे। यहाँ देखिए कार्बन भाई साहब और ऑक्सीजन भाई साहब ये मिले तो CO2 का निर्माण कराएं। यहाँ क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक तत्व के परमाणुओं का संयोग हो रहा है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में मैंने बहुत सारा दे दिया है, आप इसमें से एक या दो या तीन आप लोग जितना मन करे, अगर डेफिनेशन आ जाए लिखने के लिए तो आप लोग लिख सकते हो। अब आगे देखिए वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया का कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। यहां वियोजन हो रहा है, वहां संयोजन हो रहा था यानी कि वहां पे शादी हो रहा था, यहाँ पे तलाक हो रहा है। ठीक है, संयोजन यानी कि शादी, अब वियोजन यानी कि तलाक मान लो। यहां पे क्या होगा, किसी बड़े यौगिक के अणु के टूटने से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और CO2 का निर्माण हो रहा है। यानी कि बड़ा सा यौगिक का जो अणु है वो टूट रहा है और टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनेंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आगे है, वियोजन के बाद हम लोग आगे बात करेंगे कुछ और अभिक्रियाओं पर, जैसे कि आप देख सकते हो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या हम कह सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया में कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जब कोई एक तत्व क्या करेगा, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहां देखो ये लोहा भाई साहब है, लोहा। ठीक है, लोहा भाई साहब क्या किए कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देंगे और खुद SO4 के साथ रिलेशन जोड़कर फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेंगे। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया या कह सकते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। यहां पे क्या होगा, दो लोगों का दो जोड़ा आएगा और दोनों अदला बदली कर लेगा अपने आयनों का। तो इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहां देखिए CuSO4, इसका नाम क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट ने क्या किया, H2S के साथ क्या किया, रिएक्शन किया, और करने के बाद क्या कर लिया, Cu को पसंद आ गया S। ठीक है, तो इसने CuS का निर्माण किया, इसका नाम हमने लिख दिया है कॉपर सल्फाइड। क्या, कॉपर सल्फाइड। नोट कर लेना आप लोग, नाम काफी जरूरी है, कई बच्चे को नाम लिखने में ही प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद देखिए SO4 ने H2 के साथ रिलेशन जोड़ लिया, यानी कि दोनों ने क्या कर लिया, अपने हस्बैंड वाइफ का आदान प्रदान कर दिया।
ठीक है, इसीलिए तो इसे हम कह रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। वहां तो घर टूटा था एक का, लेकिन यहां दोनों का घर टूटा और दोनों का अपना अपना पार्टनर मिल गया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के रिएक्शन में आप लोग ये लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से इस चैप्टर का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि काफी वीडियो लंबा हो रहा है, इस कारण से मैं इस क्लास को यहीं तक रख रहा हूं। अगला जो होगा क्वेश्चन आपको, और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।